आज की इस लेक्चर में हम आपको बताएंगे एनर्जी कंजर्वेशन के चैप्टर नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट आपका आ चुका है, आप लोग चैनल पे जाके देख लीजिएगा। एनर्जी कंजर्वेशन नाम से प्लेलिस्ट बनी होगी। इसके साथ ही साथ आप लोग अपना कम्युनिकेशन स्किल भी साथ साथ पढ़ते चलिएगा, वो भी आपको पढ़ाया जा चुका है। और जो कुछ भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा वो सब आपको लास्ट एग्जाम टाइम में बताया जाएगा। पहले आप लोग अपना पूरा थियरी पार्ट कंप्लीट जरूर कर लें। जो कुछ भी हम पढ़ा रहे हैं एनर्जी कंजर्वेशन में, इसका आप लोग खुद से नोट्स जरूर बनाएं। नोट्स आप लोग वीडियो लेक्चर्स को देखकर ही बना सकते हैं। बहुत सिंपल लैंग्वेज में सब कुछ आपको पढ़ाया जा रहा है। आप अगर उसको बना लेते हैं एग्जाम टाइम काफ़ी हेल्पफुल होगा आपके लिए। पहले लेक्चर में हमने आपको बताया था एनर्जी मैनेजमेंट के बारे में, उसका क्या क्या उद्देश्य है। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कि जो एनर्जी मैनेजमेंट के लिए क्या क्या स्ट्रेटजी होती है, वो सब आपको हम बताएंगे आज की इस वीडियो में। तो देखिए, एनर्जी मैनेजमेंट का हमने कार्य बताया था, एम बताया था, और उसका क्या क्या उद्देश्य है, ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है, ये सब आपको हमने बता दिया था। अब एनर्जी मैनेजमेंट अर्थात ऊर्जा प्रबंधन के लिए कुछ स्ट्रेटजी भी आपको फॉलो करनी चाहिए। कुछ इसके स्ट्रेटजी होती हैं, जैसे कि आपका कोई काम करने का कुछ ना कुछ स्ट्रेटजी होता है एक क्षमता की तरह। तो इसमें क्या होता है, इसका जो काम होता है वो होता है ट्रिपल एम का सही तरीके से प्रबंधन करना। फर्स्ट है एनर्जी मैनेजमेंट की जो स्ट्रेटजी है, उसमें फर्स्ट है ट्रिपल एम का सही तरह से प्रबंधन करना। अब ट्रिपल एम का मतलब होता है, फर्स्ट हो गया मैन, मतलब अगर फैक्ट्री में जो कुछ भी आदमी काम कर रहे हैं उनका सही तरह से कैसे हमें उपयोग करना है, उनका किस जगह उनको काम देना है, कैसे नहीं देना, ये सब देखना। दूसरा होता है मशीन, जो कुछ भी आपके मशीन लगी हुई हैं उनका भी सही तरीके से यूटिलाइज करना। तीसरा होता है मटेरियल, जो कुछ भी आपके मटेरियल उसमें यूज किए जा रहे हों उनका भी सही तरीके से उपयोग करना। तो ट्रिपल एम का मतलब यही होता है कि अगर जो एनर्जी मैनेजमेंट है उसके अंतर्गत इन तीनों का सही तरह के प्रबंधन करना, ये हो गया फर्स्ट स्ट्रेटजीज की। सेकंड है कि वर्तमान समय में चल रही नई मशीनों व नई तकनीकों का प्रयोग करना। अब आप चाहते हैं कि हमारा पूरा कंपनी जो है फैक्ट्री अच्छी तरह से विकास करते जाए, तो उसके लिए एक एनर्जी मैनेजर आप नियुक्त करेंगे। तो एनर्जी मैनेजर ये देखेगा कि आज के डिजिटल युग में कौन सी मशीनें अच्छा काम कर रही हैं और किस क्षेत्र में अधिक बढ़ावा दे रहा है। तो आपको वर्तमान समय में प्रेजेंट टाइम में जो कुछ भी चल रहा है उसको देखते हुए नई नई टेक्निक का प्रयोग करना, ये भी स्ट्रेटजी होती है। थर्ड की अगर हम बात करें तो थर्ड कह रहा है कि आधुनिक रिसोर्सेज पर शोध करना। जो आजकल आधुनिक संसाधन हैं उन सब पर रिसोर्स शोध करके उसको आगे बढ़ावा देना, ये सब भी इसकी स्ट्रेटजी है एनर्जी मैनेजमेंट की। फोर्थ कह रहा है कि ऊर्जा के अनेक क्षेत्रों की पहचान करके उस पर अध्ययन करना। अब ऐसा तो है नहीं कि आप केवल एक ही काम को लेकर लास्ट तक अटके रहेंगे। अब एक काम आपका सक्सेस हो गया, आप दूसरे काम पे ध्यान दीजिए। तो इसी प्रकार से जो एनर्जी स्ट्रेटजी है उसमें जो नेक्स्ट है वो कह रहा है कि ऊर्जा का अनेक क्षेत्र है। एक क्षेत्र में तो ऊर्जा का यूज होगा नहीं, कृषि में होगा, उद्योग में, व्यापार व्यवसाय, इन सब में भी तो होता है। तो हर क्षेत्र में देखिए कि कहाँ पे आपको अधिक लाभ होगा, उस पर अपना काम कीजिए, अध्ययन कीजिए, उसको आप बढ़ावा दीजिए। फिफ्थ नंबर आपका कहता है कि रिसाइकलिंग प्रोसेस का सही तरीके से उपयोग करना। अब रिसाइकलिंग प्रोसेस हमने आपको पीछे भी बताया था कि आप लोग कोई चीज़ अगर लॉस कर देते हैं, नवीकरणीय और अनवीकरणीय ऊर्जा के रूप में बताया था कि एक रूप से दूसरे रूप में ट्रांसफॉर्मेशन जो एनर्जी का होता है उसको हम बार बार इस प्रकार से कि उसको यूटिलाइज करके फिर उसका यूज हम कर पाएँ, उससे दूसरे क्षेत्र में यूज कर पाएँ। मतलब आप मान लीजिए आप क्या करते हैं कि लकड़ी को अगर आप लोग जला लेते हैं तो वह कोयला बन जाता है। तो कोयला जब वह बन जाएगा तो उसका यूज हम लोग क्या करते हैं, अपने काम के लिए कर लेते हैं। तो इस प्रकार से आपका रिसाइकलिंग प्रोसेस चलता रहता है। तो आप ऐसी एनर्जी को चुनें जो रिसाइकलिंग प्रोसेस के रूप में काम कर पाए, तब आप लोगों का विकास होगा। तो ये था एनर्जी मैनेजमेंट का स्ट्रेटजी, इसको भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। एनर्जी मैनेजमेंट की स्ट्रेटजी के बारे में भी आपसे पूछा जाता है कभी कभी। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका इस चैप्टर में, वो है यहाँ से आपका नेक्स्ट टॉपिक जो है ऊर्जा प्रबंधन की आवश्यकता। ऊर्जा प्रबंधन की आवश्यकता आपको क्यों पड़ी। मेन बात ये भी होती है कि एनर्जी मैनेजमेंट के बारे में आप लोग पढ़ रहे हैं तो इसकी आवश्यकता भी तो पड़ेगी कहीं, आखिर तभी तो इसका हम यूज करेंगे। तो इसमें देखिए सबसे पहले आवश्यकता है कि आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए ऊर्जा का अधिकतम उपयोग करने के लिए। देखिए आर्थिक विकास को अगर आप बढ़ावा देना चाहते हैं तो जो कुछ भी आपके पास एनर्जी है, जो कुछ भी आपके पास अवेलेबल एनर्जी है, उसका मैक्सिमम यूज आप कर पाएँ। ठीक है, इसलिए इसकी आवश्यकता हमें पड़ी। तो इसका मैक्सिमम यूज करने के लिए आपको ऐसी एनर्जी को चूज करना पड़ेगा जो आपको 99% लगभग आपको जो कुछ भी आप प्रोवाइड करें वह 99% आपको वर्क में प्रोवाइड करे। ठीक है, जितना खर्च आप करें उसका 99% आपको मिल जाए, तो ऐसी एनर्जी का आप यूज करेंगे।
सेकंड, इसकी हमें आवश्यकता क्यों पड़ी? सेकंड आवश्यकता इसलिए पड़ी कि पृथ्वी पर नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के उपयोग को कम कर देना चाहिए। देखिए, जो भी पृथ्वी पे आपके रीन्यूएबल एनर्जी हैं उसका स्रोत आपको उसके जो भी रिसोर्सेस है उसको कम कर देना चाहिए। जिससे क्या हो जाएगा, अगर आप उसके रिसोर्सेस को कम कर देंगे तो जो नवीकरणीय ऊर्जा है उसको अगर आप लास्ट तक बचाए रहेंगे, जैसे कि कुछ जो अनवीकरणीय ऊर्जा है जिन्हें हम पुनः नहीं प्राप्त कर सकते हैं, उनको रोके रहना चाहिए और यूज करना चाहिए नवीकरणीय ऊर्जा का, कम से कम यूज करें। ठीक है। थर्ड हो गया आपका, प्रौद्योगिकी में अधिक से अधिक ऊर्जा का उपयोग करके उसको बढ़ावा देने के लिए एनर्जी मैनेजमेंट की आवश्यकता पड़ी थी। जो कुछ भी आपके इंडस्ट्रियल क्षेत्र हैं या जो कुछ भी आपके रिसर्च वाले क्षेत्र हैं वहाँ पे एनर्जी का अधिक से अधिक उपयोग करके हम उसको बढ़ावा दे सकें, इसलिए हमें एनर्जी मैनेजमेंट की आवश्यकता पड़ी थी। नेक्स्ट पॉइंट आपका कहता है कि ऊर्जा संरक्षण का विश्लेषण करके उसका सही तरीके से व्यवस्था स्थापित करने के लिए, अगर आप लोग एनर्जी को कंजर्व करना चाहते हैं, एनर्जी को बचाना चाहते हैं, ऊर्जा का संरक्षण करना चाहते हैं और उसका तो उसके लिए सही से आपका व्यवस्था करना है। और वो काम कौन करता है? वो काम करता है ऊर्जा प्रबंधन। कौन काम करता है? वो काम करता है एनर्जी मैनेजमेंट। तो इस कार्य के लिए भी हम एनर्जी मैनेजमेंट का ये भी एक तरीका होता है ऊर्जा को बचाने के लिए। तो ये हो कि आपका नेक्स्ट टॉपिक जो था ऊर्जा प्रबंधन की हमें आवश्यकता क्यों पड़ी। तो हमने पहले देखा यहाँ पे एनर्जी मैनेजमेंट की स्ट्रेटजी क्या है, उसके बाद हमने देखा ऊर्जा प्रबंधन की हमें आवश्यकता क्यों पड़ी। अब हम देखेंगे यहाँ पे एनर्जी मैनेजमेंट की कार्यविधि क्या होती है। अब एनर्जी मैनेजमेंट की कार्यविधि क्या होती है, जैसे कि अगर कोई भी मान लीजिए सिस्टम आपका होता है, मान लीजिए आपका कोई सिस्टम है, तो ऐसा तो है नहीं कि यह सीधे सीधे ऑटोमेटिक काम करेगा। इसका कोई ना कोई कार्य करने का तरीका होगा। जैसे कि हम बात करें अगर आपके टीचर की, तो हर टीचर का पढ़ाने का तरीका अलग होता है, हमारा तरीका भी अलग है। तो उसी प्रकार से एनर्जी मैनेजमेंट के कार्य करने का तरीका भी कुछ होता है। किस प्रकार से हम इसके कार्य को आगे बढ़ाते हैं इसको देखते हैं। तो देखिए, जो एनर्जी मैनेजमेंट का कार्य करने का तरीका होता है वह एक टाइप के ग्रुप की तरह होता है। सब लोग यहाँ पे समूह में कार्य करना चाहते हैं, तो यहाँ पे उसको हम समझते हैं। देखिए, यहाँ लिखा गया है कि ऊर्जा प्रबंधन का कार्य समूह में कार्य करने की तरह ही होता है। इस पॉइंट को ध्यान से आप लोग हाईलाइट कर लीजिएगा कि अगर कोई पूछे आपको कि एनर्जी मैनेजमेंट का कार्य क्या होता है, तो जो एनर्जी मैनेजमेंट का कार्य होता है, जिस प्रकार से हम समूह में कार्य करते हैं उसी प्रकार से इसका भी कार्य होता है। जिस प्रकार से आप लोग समूह में 8-10 लोगों की बातों को सुनते हैं, उसके बाद एक लास्ट में आप लोग फाइनली डिसीजन लेते हैं, उसी प्रकार से कुछ काम इसका भी होता है। सब लोगों की सलाह ली जाती है, उसके बाद लास्ट में यह निर्णय लिया जाता है कि हमें क्या करना है। तो उसी प्रकार से यहाँ आके देखिए कि ऊर्जा प्रबंधन का कार्य समूह में कार्य करने की तरह ही होता है। जिस प्रकार से किसी कार्य को करने के लिए कुछ लोग समूह में डिसीजन लेते हैं, उसी प्रकार से एनर्जी मैनेजमेंट का भी कार्य होता है। एनर्जी मैनेजमेंट का कार्य भी उसी तरह होता है। इसमें क्या होता है, इसमें लोगों के सलाहों की आवश्यकता होती है। लोगों के सलाह लेने के बाद में हम किसी लक्ष्य को पूरा करते हैं। जो एनर्जी मैनेजमेंट का काम होता है वो काम यही होता है कि कोई भी आपको टारगेट दे दिया जाता है, कोई भी आपको गोल दे दिया जाता है, उसको पूरा करना रहता है। बस 10 दिन में किया जाता है, 15 दिन में किया जाता है। वो वहाँ पे काम करने वाले लेबर्स जो मैन हैं, वहाँ पे जितनी बिजली खपत हो रही है उसके बेस पे आपका डिफाइन किया जाता है। तो जब सब लोग ग्रुप में काम करेंगे, सबके अलग अलग सलाह लेंगे, सब अलग अलग डिसीजन लेंगे, सबका डिसीजन अपना जो देख के जो उसमें सही लगेगा उसको फॉलो करके जो काम हमें मिला रहेगा उस लक्ष्य को हम अपना पूरा करेंगे। तो ये होता है एनर्जी मैनेजमेंट का कार्य विधि। एनर्जी मैनेजमेंट की यह कार्य करने का प्रोसेस होता है। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा कि कैसे इसका कार्य रहता है। नेक्स्ट पॉइंट आपका यहाँ से आता है एक अच्छे प्रबंधक के गुण। देखिए, जो कुछ भी आपका एक एनर्जी मैनेजर होता है, यहाँ लिखना चाहिए था हमें एक अच्छे एनर्जी मैनेजर के गुण। तो यहाँ पे जो एनर्जी मैनेजर होता है, ऐसा तो है नहीं कि सब एनर्जी मैनेजर अगर मान लीजिए 10 लोगों को नियुक्त कर दिया जाएगा तो 10 लोग एक तरह थोड़ी ना करेंगे। तो इनका एक स्टैंडर्डाइजेशन कर दिया जाता है, एक मानक निर्धारित कर दिया जाता है कि आपके अंदर अगर ये क्वालिटी हैं तभी आपको नियुक्त किया जाएगा। तो देखिए, एक अच्छा एनर्जी मैनेजर वह होता है जो अपने कर्मचारियों को हमेशा मोटिवेट करते रहे। फैक्ट्री में अगर आप लोग काम कर रहे हैं, एनर्जी मैनेजर आपके पास आएगा, देखेगा आपके काम को, कहेगा बहुत ही अच्छा काम है, आपको हमेशा मोटिवेट करें, वह एक अच्छा मैनेजर होता है, एनर्जी मैनेजर होता है।
सेकंड पॉइंट आपका इसमें कहता है कि फैक्ट्री में जिस भी चीज़ की कमी हो उसे पूरा करे। कई मैनेजर्स ऐसे होते हैं, एनर्जी मैनेजर्स, के फैक्ट्री में वो मशीनें खटखट खटखट की आवाज़ करती रहती हैं, लेकिन उसको चेंज नहीं कराते हैं। कोई चीज़ ख़राब हो जाता है उसको बनवाते नहीं हैं, कुछ चीज़ की कमी हो जाती है उसको लाते नहीं हैं, तो वह एक अच्छे मैनेजर का गुण नहीं होता है। अच्छे मैनेजर में वह गुण होना चाहिए कि अगर आपकी फैक्ट्री में किसी भी चीज़ की कमी हो, कोई भी मशीन ख़राब हो जाए, तो उसको अच्छे प्रकार से बनवाए उसको, और जो चीज़ ना हो उसको ला के पूरा करे, जिससे काम आपका आगे बढ़ता रहे और आपका विकास होता रहे। थर्ड पॉइंट आपका इसमें कहता है कि कर्मचारियों को ऊर्जा बचत के मामले में सही ढंग से जानकारी दे। ये ना कहे कि आपका लाइट जल रहा है तो दिन रात जलने दो, लेकिन जो एनर्जी मैनेजर रहेगा, जो अच्छा एनर्जी मैनेजर रहेगा, उसके अंदर एक क्वालिटी होगी, आपसे कहेगा कि एनर्जी की बचत आपको करनी कैसे है, उसके बारे में वह सही ढंग से आपको जानकारी देगा। नेक्स्ट पॉइंट आपका यहाँ से कहता है कि जितनी भी ऊर्जा खपत हो रही हो उसका सही लेखा BEE को दे। ठीक है, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एजेंसी के बारे में हमने आपको बताया था कि यह क्या होता है। तो जितनी भी एनर्जी खपत हो रही हो, ऐसा ना करे कि मान लीजिए 10 यूनिट बिजली खर्च हो रही हो और वह उसके पास लिख के भेज दे कि 15 यूनिट की बिजली खर्च हो गई, तो ये सब फर्जी वाला काम होगा। तो जो एनर्जी मैनेजर, अच्छा एनर्जी मैनेजर होता है, उसका काम यही होता है जितने भी रियल टाइम में एनर्जी खपत हो रही है उसका सही सही लेखा जोखा BEE को प्रोवाइड कर दे। BEE क्या होता है हमने बताया था, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एजेंसी के बारे में। नेक्स्ट आपका कह रहा है कि जो अपनी फैक्ट्री में सही रिसोर्सेस का उपयोग कराए। कुछ लोग क्या होते हैं कि लोकल सामान ला के रख देते हैं, उसके बाद कहते हैं काम इसी से चलाइए, लेकिन ये गलत बात है। कब तक आप लोग लोकल चलाते रहेंगे? तो जो अच्छा मैनेजर होता है वो क्या करता है, जो सही सही रिसोर्सेस रहेंगे, जो ब्रांडेड सामान रहेंगे, उसको अपने उद्योग धंधे में लगाएगा और उससे अपना काम कराएगा। तो एक अच्छे एनर्जी मैनेजर की ये क्वालिटी होती हैं, ये इसके गुण होते हैं। इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। जिस तरह से आपको हम पढ़ा रहे हैं ना, आपको ये बुक में मिलेगा, ना गोल्ड सीरीज में मिलेगा, ना विद्या सीरीज में मिलेगा, सबको अलग तरह से मॉडिफाई करके ये लिखा गया है। आप लोग इसको देख के नोट्स बना लें, एग्जाम टाइम में बहुत ही फ़ायदा होगा आप लोगों को अगर नोट्स आप बनाते हैं। एकदम शॉर्ट तरीके से इसको हमने कट कट करके कंबाइन किया है, तो आप लोग इसको अच्छे प्रकार से नोट्स अपना ज़रूर बनाते रहें। नेक्स्ट पॉइंट इसमें हम देखते हैं, जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका, यहाँ से आपका नेक्स्ट पॉइंट देता है एनर्जी कंजर्वेशन। अब आता है मेन पार्ट कि आपका ऊर्जा संरक्षण होता क्या है, इसको समझते हैं। देखिए, जो ऊर्जा संरक्षण होता है इसका मतलब क्या होता है, जो भी आप एनर्जी बचाएं, इसका मतलब ऊर्जा संरक्षण ही तो होता है। तो जो भी एनर्जी आपके पास बची हुई एनर्जी है उसका सही तरह से हम यूटिलाइज करके, यूज करके उसको अपने क्षेत्र में लगा के अपने आर्थिक विकास को बढ़ावा दें, ये होता है आपका एनर्जी कंजर्वेशन। तो समझते हैं एक एग्जाम्पल के तौर पे। यहाँ लिखा गया है कि दुनिया में जब भी ऊर्जा की खपत भौतिक रूप से कम हो जाती है तो इससे हमें ऊर्जा संरक्षण प्राप्त होता है। जब भी आप लोगों के पास एनर्जी की खपत जो है वह धीरे धीरे कम होने लगती है। अब मान लीजिए पहले आपके 10 यूनिट खर्च होती थी तो आपकी 20 यूनिट बची रहती थी। जब आपका धीरे धीरे खपत कम हो जाएगा, अर्थात 5 यूनिट होगा, तो आपका धीरे धीरे 25 यूनिट बचने लगेगा। ठीक है, तो जब भी धीरे धीरे एनर्जी की खपत हम कम करने लगते हैं तब धीरे धीरे हमें एनर्जी कंजर्वेशन अर्थात ऊर्जा संरक्षण प्राप्त होने लगता है। जैसे बताया हमने कि पहले 10 यूनिट खपत होता था तो हमारे पास अगर 20 यूनिट बचती थी, लेकिन जब एनर्जी की खपत हम 5 यूनिट कर दिए तो हमारे पास अब बचती है 25 यूनिट। अर्थात इस प्रकार से हम कह सकते हैं जब भी दुनिया में ऊर्जा की खपत कम होने लगती है तो हमें एनर्जी कंजर्वेशन प्राप्त होने लगता है। समाज के विकास के लिए ऊर्जा की महत्वपूर्ण आवश्यकता होती है। देखिए, हर क्षेत्र में ऊर्जा की आवश्यकता हो रही है, चाहे वो आपका पढ़ाई का क्षेत्र हो, चाहे वो आपका काम करने का क्षेत्र हो, चाहे वो कृषि का क्षेत्र हो, चाहे वो व्यवसाय का क्षेत्र हो। हर क्षेत्र में आपकी एनर्जी की महत्वपूर्ण आवश्यकता है। आपके महत्वपूर्ण विकास के लिए भी एनर्जी की ही आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, इसमें लिखा गया है कि दुनिया के प्रत्येक क्षेत्र, चाहे वह कृषि हो, चाहे वह उद्योग हो, चाहे वह घर हो, सभी जगह ऊर्जा की आवश्यकता होती रहती है। जैसे जैसे देश आपका आगे की तरफ विकास करता गया है वैसे वैसे इन सभी क्षेत्रों में ऊर्जा की आवश्यकता भी बढ़ी है। अब आप लोगों से हम बताएं, आप लोग पहले के लोगों को देखते होंगे, वो लोग कितनी आराम से जीते थे, लेकिन आजकल क्या हो गया है, लोग एकदम हमेशा 24 घंटा टेंशन में रहते हैं, ये करना वो करना, ये संभाल लेना वो, दुनिया भर का टेंशन जैसे एक ही व्यक्ति के ऊपर है। तो जैसे जैसे हमारा देश आगे बढ़ा है वैसे वैसे एनर्जी की खपत भी बढ़ी है। जनसंख्या इसका मेन रीज़न है, जनसंख्या वृद्धि हुई है, इसी वजह से एनर्जी की खपत भी ज़्यादा होना स्टार्ट हो गई है।
इसीलिए ऊर्जा का संरक्षण करना भी आवश्यक हो गया है। ऐसा थोड़ी ना है कि हमेशा आपका एक ही समान ऊर्जा मिलेगा, ऊर्जा का संरक्षण करना भी आपका आवश्यक होता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो ऊर्जा संरक्षण है वह अनेक प्रकार के प्रक्रियाओं तथा विकासों का परिणाम होता है। जितने भी आपके ऑपरेशंस अर्थात प्रक्रियाएं चल रही होंगी किसी भी फैक्ट्री में या आपके लाइफ साइकिल में, तो और जो भी आपका विकास हो रहा है उन सब का परिणाम होता है आपका एनर्जी कंजर्वेशन। जैसे कि उत्पादकता में वृद्धि करना तथा तकनीकी को बढ़ावा देना। ठीक है, उत्पादकता में वृद्धि करना और तकनीकी में बढ़ावा देना, ये सब आपके एनर्जी कंजर्वेशन के परिणाम होते हैं। जो कुछ भी आपकी बची हुई एनर्जी होती है उसका हम कहीं अधिक एक्स्ट्रा यूज करके इन सब में वृद्धि कर सकते हैं और अपने टेक्निकल क्षेत्र में भी बढ़ावा कर सकते हैं। तो ये था आपका टोटल एनर्जी कंजर्वेशन का कॉन्सेप्ट। ये था टोटल आपका एनर्जी कंजर्वेशन का कॉन्सेप्ट। जो नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है वो है एनर्जी इफ़िशियंसी। क्या है एनर्जी इफ़िशियंसी अर्थात ऊर्जा दक्षता। अब ऊर्जा दक्षता क्या होती है इसको भी समझना बहुत ज़रूरी है। ये सब आपको टॉपिक क्यों पढ़ाया जा रहा है, जो कुछ भी आपको टॉपिक पढ़ाया रहा है एनर्जी इफ़िशियंसी क्या होती है, BEE के बारे में पढ़ाया गया, ये सब आपको अभी जब आपका 2000 एक्ट स्टार्ट हो जाएगा आगे टॉपिक में तो वहाँ पे इन सब का यूज होगा। तो देखिए एनर्जी इफ़िशियंसी क्या होती है। एनर्जी इफ़िशियंसी को हम लोग अक्सर कोयला, तेल या प्राकृतिक गैस जैसे संसाधन के रूप में देखते हैं। अब एनर्जी इफ़िशियंसी को हम लोग इन संसाधन के रूप में क्यों देखते हैं। आपने एफिशिएंसी के बारे में पढ़ा होगा कि किसी भी चीज़ की एफिशिएंसी जो है वह 100% नहीं होती है, आइडियल केस में हम केवल मानते हैं। तो जो आपका कोयला है, कभी कभी अनेक क्षेत्र में कोयला का यूज आप लोग कर लेते हैं, तेल का यूज कर लेते हैं या प्राकृतिक संसाधन गैसों का यूज करते हैं, तो इन्हें हम लोग एनर्जी एफिशिएंसी के संसाधन के रूप में मानते हैं, इन्हें माना गया है, इसका कोई भी प्रूफ नहीं है। यह संसाधन आधार को संरक्षित करके और प्रदूषण को कम करके अतिरिक्त आर्थिक मूल्य प्रदान करते हैं। जैसे कि अब आपकी खपत होने लगेगी धीरे धीरे। अब जैसे कि आपके पेट्रोलियम और डीजल, अगर आपके पेट्रोल और डीजल की बात करें तो धीरे धीरे इनकी जो मात्रा है वो ख़त्म होती जा रही है। तो हम लोग क्या यूज करने लगे, अब हम लोग गैस के यूज करने लगे हैं। ठीक है, अब हम लोग CNG गैस के माध्यम से गाड़ियों को चलाना स्टार्ट कर दिए हैं। तो उसी प्रकार से क्या हो गया, जब हम गैस का यूज करने लगे तो प्रदूषण की मात्रा क्या हो गई, तो प्रदूषण की जो मात्रा है वो धीरे धीरे क्या होने लगी, कम होने लगी, प्रदूषण की मात्रा कम होने लगी। तो इससे क्या हो गया, एनर्जी की एफिशिएंसी बढ़ने लगी। तो इन सभी संसाधनों को हम लोग एनर्जी एफिशिएंसी के रूप में मानते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा गया है, इन्हीं सभी संसाधनों का यूज करके हम प्रदूषण को कम करके अपने आर्थिक विकास को भी बढ़ावा दे सकते हैं। हमें ऊर्जा की दक्षता तब प्राप्त होती है जब किसी विशिष्ट उत्पाद में ऊर्जा की तीव्रता, खपत या उत्पादन को प्रभावित किए बिना उत्पादन की प्रक्रिया क्षेत्र को कम कर दिया जाता है। देखिए एनर्जी एफिशिएंसी हमें कब प्राप्त होगी, ध्यान से सुनिए। मान लीजिए पहले हम पेट्रोल यूज करते थे, मान लीजिए पहले हम क्या यूज करते थे, पेट्रोल यूज करते थे। ठीक, तब भी हम अपने जहाँ हमें जाना रहता था वहाँ पहुँच जाते थे, जहाँ हमें जाना रहता था वहाँ हम पहुँच जाते थे। ठीक है, लेकिन अब हम गैस का यूज करने लगे, CNG गैस का, तब भी हम अपने जगह पे जहाँ जाना रहता है वहाँ पहुँच जाते हैं। तो हम किसी कार्य को प्रभावित थोड़ी ना कर रहे हैं, हमें जाना वहीं है, बस हम जो वहाँ माध्यम है उसको हम चेंज कर दे रहे हैं। यहाँ लिक्विड यूज किया जाता था फ्लूइड टाइप का, यहाँ हम गैस यूज कर दे रहे हैं बस। तो यहाँ पे यही लिखा है कि ऊर्जा की दक्षता हमें तब प्राप्त होती है जब किसी विशिष्ट उत्पाद में ऊर्जा की तीव्रता, खपत या उत्पादन को बिना प्रभावित किए बिना उत्पादन की प्रक्रिया क्षेत्र को हम कम कर दें। अब देखिए पेट्रोल में मान लीजिए थोड़ा कम दूर आप लोग जाते थे, लेकिन ये जो जब से CNG गैस आया है इससे गाड़ियों के स्पीड में भी परिवर्तन आया है और इनका जो रेट है वो भी कम है और अधिक दूरी हम तय भी करते हैं। तो इस प्रकार से हमें एनर्जी की एफिशिएंसी प्राप्त होती है, अर्थात यहाँ पे हमारी अधिक एनर्जी स्टोर की जा सकती है, हमें अधिक एनर्जी संरक्षण यहाँ से मिलता है। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही था। आज के लिए आपको हमने एनर्जी एफिशिएंसी के बारे में बताया, एनर्जी कंजर्वेशंस के बारे में बताया, एक अच्छे एनर्जी मैनेजर का गुण क्या होता है उसके बारे में बता दिया। आगे हमने आपको बताया एनर्जी मैनेजमेंट की कार्यविधि क्या होती हैं, साथ ही साथ हमने आपको ये भी बताया कि ऊर्जा प्रबंधन की हमें आवश्यकता क्यों पड़ी, इसके लिए क्या क्या वेरियस टाइप के स्ट्रेटजी क्या क्या हमें अपनाना चाहिए एनर्जी कंजर्वेशन के लिए, ये सब भी आपको बता दिया। अब आपको नेक्स्ट लेक्चर में अधिनियम जो 2001 आपका लागू किया गया था वो होता क्या है और उसके क्या क्या विशेषताएं हैं उसके बारे में हम आगे की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से सब कुछ पढ़िए, नोट्स बनाते हुए चलिए और अपने दोस्तों को भी बता दीजिए। जितने भी सब्जेक्ट आपके चल रहे हैं आप लोग चैनल पे कुछ भी रहे आप लोग प्लेलिस्ट ओपन कर लें, आप लोग देख लें आपके ब्रांच का कौन सा सब्जेक्ट है और अपनी स्टडी शुरू कर दें। ठीक है।